आज हम लोग एकम्प्लिश करेंगे। एकम्प्लिश सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एकम्प्लिश एकम्प्लिश का जो डिफिनेशन है वह आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं दिया गया है। एकम्प्लिश कहते किसको हैं यह इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया गया है। ओके, सिर्फ आपका 133 कहता है। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, सुनिएगा। एन accomplice shall be competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है आपके बेयर एक्ट में एकम्प्लिश के बारे में। यानी कि यह कह रहा है कि एकम्प्लिश जो होगा वह कंपिटेंट विटनेस होगा अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन। अब सवाल यह उठता है एकम्प्लिश कहते किसको हैं। जब कहीं पे इसका डिफिनेशन नहीं है तो एकम्प्लिश कहते किसको हैं, सुनिएगा। आप लोग इसे वर्ड सुने हुए होंगे। एन accomplice मीन्स गिल्टी एसोसिएशन। गिल्टी एसोसिएशन या फिर पार्टनर इन क्राइम। accomplice का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, यानी कि जो अपराध में सहभागीदारी हो, जो करता है, जो अपराध में क्या हो, सहभागी हो। इसका डिफिनेशन है एन accomplice मीन्स ए गिल्टी एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम और हु इन सम वे और द अदर इज कनेक्टेड विद द ऑफेंस इन क्वेश्चन और हु मेक्स admissions of fact showing that he had a conscious hand in the offense। यानी कि जो आदमी अपराध में क्या करता हो, सहभागिता निभाता हो, ठीक है ना, वह किसी ना किसी तरीके से अपराध में कनेक्टेड हो, उसको हम लोग एकम्प्लिश बोलते हैं। क्लियर? उसको हम लोग एकम्प्लिश बोलते हैं जो कि अपराध में क्या हो, सहभागी हो। क्लियर? राहुल क्लियर? अर्पणा, निक्की, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको कुछ कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। एकम्प्लिश ये मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एकम्प्लिश, ठीक है ना। हम मेंस का एक क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे भी और आप लोग समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है मेंस का एकम्प्लिश। और पीटी में इसका जो यूज है वो बताते हैं आपको। क्या कह रहा है एकम्प्लिश, क्या सेक्शन 133 क्या कह रहा है, ये कंपिटेंट विटनेस होता है। बस इतनी सी बात आपके जो बैरेक्ट में कह रहा है, कहीं पे डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि वह कंपिटेंट विटनेस होगा, सक्षम गवाह होगा। ठीक, एकम्प्लिश का मतलब समझ गए आप लोग। अब इसका कैटेगरी दिया हुआ है, एकम्प्लिश का कैटेगरी दिया हुआ है। कैटेगरीज ऑफ एकम्प्लिश, कितने तरह का एकम्प्लिश होता है, कितने तरह का जो है, कितने तरीके से लोग सहभागिता निभाते हैं क्राइम में, वो देखिए। सबसे पहला लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री। प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री। सेकेंड है एसेसरीज बिफोर द फैक्ट या क्राइम, और आपका थर्ड वन है एसेसरीज आफ्टर द क्राइम या फिर फैक्ट। ये तीन कैटेगरी का एकम्प्लिश होता है। हम एग्जांपल देकर समझाएंगे, आप लोग समझिएगा इस चीज को। प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री, यानी कि जो मुख्य अपराधी होता है फर्स्ट डिग्री का या सेकेंड डिग्री का, जो मुख्य अपराधी होता है, यानी कि जिसने क्राइम में को किया है,
वो आता है फर्स्ट डिग्री में और सेकेंड डिग्री में, जिसकी डिग्री हाई होती है। अब सुनिए कि एग्जांपल देते हैं, समझिएगा इस चीज को आप लोग। मान लीजिए एक हिंदू है, ठीक है ना, ए नाम का हिंदू है, उसकी वाइफ जीवित है। वाइफ के जीवित रहते उसने क्या किया, बी नाम के लड़की से शादी कर लिया। एक ए नाम का कोई हिंदू है, उसने क्या किया, उसकी वाइफ जीवित है और वाइफ के जीवित रहते उसने बी नाम के किसी लेडी से, किसी लड़की से उसने शादी कर ली। अब इसने अपराध तो किया, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट बाइगेमी तो ऑफेंस है। से यस और नो? वेरी गुड। तो अब यहां पे ए जो हुआ, यह हुआ प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री, क्योंकि ये मुख्य अपराधी हो गया यहां पे। और बी जो है, यह जानते हुए जिस लड़के से वो शादी कर रही है, वह ऑलरेडी शादीशुदा है, इसने इसको इस अपराध में साथ दे दिया। गलती तो इसकी भी है, बी की भी है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइगेमी सेक्शन 494 आईपीसी ऑफेंस है, ठीक है ना। तो अब बी हो गया प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकेंड डिग्री, यह दूसरे डिग्री का क्या हुआ, अपराधी हो गई। यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है, उसने उससे शादी की, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकेंड डिग्री। क्लियर? वेरी गुड। अब सेकेंड कैटेगरी में हम लोग क्या, किस तरह के ऑफेंडर होते हैं? तो कहता है एसेसरीज बिफोर द फैक्ट या क्राइम, अपराध के होने से पहले अगर कोई अपराधी का साथ देता है। अब समझिएगा, जैसे एग्जांपल कि अगर कोई योजना बनाकर देता है, प्लानिंग करके देता है कि तुम लोग इधर से एंट्री करोगे, ठीक है ना, इधर यहां पे डाका डालोगे, यहां से भागोगे, यहां से निकल कर इधर चले जाओगे, यानी कि अपराध होने से पहले जो उसको असिस्ट करता है, जो उसकी सहायता करता है। या मान लीजिए कि हथियार खरीदना है, आर्म्स खरीदना है, अपराध को करने के लिए आर्म्स खरीदना है। अब उसके लिए क्या कर रहा है, पैसा मुहैया करवाया, फंड मुहैया करवाया, गाड़ी की व्यवस्था करवाई, ये हो जाएगा एसेसरीज बिफोर द क्राइम। क्लियर? एसेसरीज बिफोर द क्राइम। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए, एसेसरीज आफ्टर द क्राइम, यानी कि अपराध होने के बाद, ठीक है ना, जो उसको ऐड करता है, जो उसको सहायता पहुंचाता है। ये सारे एकम्प्लिस होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एकम्प्लिस मतलब जो सहभागी हो अपराध में। ओके, अब क्या हुआ, एसेसरीज आफ्टर द क्राइम, अपराध हो गया, उसके बाद उसने जो चोरी करके या डाका डाल के जो पैसा लाया उसको छुपा के कहीं रखा। ओके, जो हथियार लाया उसको कहीं पे छुपा के रख दिया, या अपराध होने के बाद उसको अपने घर में पनाह दिया, यह जानते हुए कि यह अपराधी है और उसको साथ दिया। ये सब सारे हो जाएंगे एसेसरीज आफ्टर द क्राइम। ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है आपको। यह तीन कैटेगरी में एकम्प्लिस को हम लोग के हैं, या तो फर्स्ट डिग्री का होगा जो मुख्य अपराधी होगा, या फिर क्या होगा, जो अपराध होने से पहले अगर किसी ने सहायता करी है, और तीसरा हो जाएगा जो अपराध होने के बाद उसने सहायता करी है। इसमें से कोई भी एकम्प्लिस हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, अब कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, अब समझिएगा बात को आप लोग, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पुलिस चाहते हुए भी अपराधी को नहीं पकड़ पाती है या कोई एविडेंस जमा नहीं कर पाती है। कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई भी अपराध, इस तरह के अपराध किया गया है कि पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कहीं पे वहां पे कलेक्ट करने के लिए कुछ भी अपराधी ने अपने पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ा है। अब पुलिस के पास समस्या क्या है कि भाई कैसे इसको जो है इन्वेस्टिगेट करें, कैसे इसकी जांच करें। और
पुलिस को पता है कि इस अपराध में 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं या उससे ज्यादा भी लोग भी इन्वॉल्व हैं, और पुलिस को क्या है, पुलिस उसमें से किसी सस्पेक्टेड पर्सन को, पुलिस को लगता है कि यह आदमी हो सकता है, या पुलिस कंफर्म है कि यह शायद है, उसमें से 2 4 5 6 लोगों में से पुलिस को किसी पर शक है। अब वो क्या करती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, और पुलिस उसको किस तरीके से व्यवहार करती है आप लोग जानते ही हैं। और अगर पुलिस को ऐसा लगता है या वह आदमी ऐसा बोलता है कि वो साथ में था, ठीक है ना, या वह इस अपराध के बारे में जानता है, वह भी सहभागी रहा है, ठीक है ना, तो पुलिस उसको क्या करता है, प्रलोभन देता है कि तुम क्या बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ। आप लोग सुने होंगे, मूवी वगैरह सब में देखे होंगे आप लोग, कि अगर तुम सरकार के, स्टेट के तरफ से गवाह दोगे, हमारा गवाह बन जाओगे, तो हम तुमको क्या करेंगे, सजा कम करवा देंगे, या सजा से क्या करवा लेंगे, माफी दिलवा देंगे। सुने हो आप लोग ना ये चीजें, हाँ या ना? ओके। 306 सीआरपीसी में है इस चीज का प्रोविजन, देख लीजिएगा, पर्डन करने का, ठीक है ना। 306 सीआरपी, सेक्शन 306 सीआरपीसी में। चलिए ध्यान सुनिएगा बात को। अब क्या हो गया, उसको हम लोग गवर्नमेंट अप्रूवर बोलते हैं, स्टेट अप्रूवर बोलते हैं। अब वो क्या हो गया, वह जो है स्टेट के तरफ से वह गवाही दे रहा है। अब सिचुएशन समझिएगा आप लोग, उसको स्टेट जो है अपने तरफ से क्या कर लिया, जो कि वह क्या था, वह एक्कम्प्लिस है, सहभागी था अपराध में, उसको पुलिस ने प्रोसिक्यूशन की तरफ से, स्टेट की तरफ से गवाही दिलवाया। अब यहां से आपका सेक्शन 133 स्टार्ट होता है। सेक्शन 133 यही चीज कह रहा है कि अगर कोई एक्कम्प्लिस है तो वह भी कंपिटेंट विटनेस होगा, जबकि वह तो अपराधी है, और अपराधी का क्रेडिबिलिटी क्या कोई मायने नहीं रखता है। एक अपराधी कुछ भी बोल सकता है, हाँ या ना, उसकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ खास, हाँ कोर्ट में उसकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ खास नहीं रही होगी ना। लेकिन सेक्शन 133 कह रहा है, 133 कह रहा है कि एक्कम्प्लिस जो होगा वह भी कंपिटेंट विटनेस होगा। अब ये फिर से सेक्शन पढ़ेंगे, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एन एक्कम्प्लिस शैल बी कंपिटेंट विटनेस, कि एक्कम्प्लिस जो होगा वह कंपिटेंट विटनेस होगा अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन, अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि जिसके साथ उसने अपराध किया है, जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में जो एक्कम्प्लिस कुछ बोलेगा तो वो कंपिटेंस होगा, उसको क्या रिलायबल माना जाएगा, ठीक है ना, उसको एडमिट माना किया जा सकता है। ये सब चीजें कह रहा है सेक्शन 133 कि वह कंपिटेंट विटनेस है। अब वो बाद में चीजें हैं, एडमिट हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन वह कंपिटेंट सक्षम गवाह है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ठीक। एंड ए कन्विक्शन, अब इस लाइन को समझिएगा आप लोग, एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। तो एक्कम्प्लिस क्या हुआ, वो जो अप्रूवर हो गया वो क्या किया, एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ गवाही दिया, उसने कहा कि हाँ डाका डालने में मेरे साथ ये लोग भी थे, मैंने भी डाका डाला, या मैंने इस तरह से मदद करी, या हम ये सब बातें जानते हैं क्योंकि मैंने प्लानिंग करी थी। तो इस तरह का कोई भी चीज, और इसमें मिस्टर ए था, बी था, सी था, डी था, वो सारा बात कोर्ट को बताया, और कोर्ट इस एक्कम्प्लिस की बात पर यकीन करके अब वो क्या किया, कन्विक्ट किया, सारे लोगों को क्या किया, सजा दिया। तो अब यही चीज कह रहा है यहां पे, एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। तो वो जो सजा पाया, जो कन्विक्ट किया कोर्ट ने, तो कहता है यह इलीगल नहीं होगा, अवैध नहीं माना जाएगा। नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice, यानी कि सेक्शन 133 कह रहा है कि सिंपल सा चीज है, अभी जस्ट आपको बताए हैं क्या, कि उसकी तो अनवर्दी है, वो एक उसके एक्कम्प्लिस की क्या कोर्ट में क्या उसकी वैल्यू है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह खुद एक अपराधी है। लेकिन अगर उसकी बात पर यकीन कर कर बिना किसी और एविडेंस को कोरोबोरेट किए हुए अगर कोर्ट कन्विक्ट करती है बाकी एक्यूज्ड को,
तो कहता है कि यह इल्लीगल नहीं होगा, यह जो है इसको जो है इल्लीगल नहीं माना जाएगा। अगर इस ग्राउंड पे कि किसी और एविडेंस के साथ उसको कोरोबरेट नहीं किया गया, केवल इसी ग्राउंड पे, ठीक है ना, जो कन्विक्ट होगा उसको जो है उसको इल्लीगल नहीं माना जाएगा। क्लियर? सेक्शन 133 क्लियर? राइट डाउन कर लीजिए, बाद में पूछ लीजिएगा। क्या अनकॉरोबोरेटेड, यही बात तो बोल रहे हैं, अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी, यानी कि जिसको कॉरोबोरेट नहीं किया गया है। यही चीज तो हम भी बोल रहे हैं कि केवल इस ग्राउंड पे कि उसको किसी और एविडेंस के साथ आप कॉरोबोरेट नहीं किए हैं, केवल इसी ग्राउंड पे आप कन्विक्शन को इल्लीगल कहेंगे। सेक्शन 133 कहता है कि नहीं, वह इल्लीगल नहीं होगा, केवल इसी ग्राउंड पे कि वो आप कॉरोबोरेट नहीं किए हैं, उसको किसी और एविडेंस के साथ आप कोरोबोरेट नहीं किए हैं, टाई अप मैच नहीं किए हैं, किसी और इंडिपेंडेंट एविडेंस को आपको चेक करना था, नहीं किए हैं, तो केवल इसी ग्राउंड पे इसको क्या किया जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा उसके कन्विक्शन को। क्लियर? चलिए, अब इसके साथ हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी। आप लोग निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी। सेक्शन 133 को हम लोग रीड करते हैं सेक्शन 114 बी के साथ। अब देखिएगा आप लोग 114 बी निकालिए, आप लोग 114 जो इसका इलस्ट्रेशन है बी नंबर, वो निकालिए आप लोग। सेक्शन 114 बी। मिला? इलस्ट्रेशन बी। मिला? मिल गया। 114 बी क्या कह रहा है? सेक्शन 115 सेक्शन 114 बी सिंपल सा बात कह रहा है, ठीक है ना। उसका जो इलस्ट्रेशन बी नंबर है वो एक बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर्स। मिल गया सबको? 114 बी इलस्ट्रेशन। हाँ, अब सुनिएगा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा कंट्राडिक्ट बात कर रहा है। सेक्शन 133 और सेक्शन 114 का जो इलस्ट्रेशन बी है, लगेगा बड़ा कंट्राडिक्ट बात कर रहा है। 133 क्या कह रहा है? 133 कह रहा है कि आप एक्कम्प्लिस के गवाही पे, जो कॉम्पिटेंट विटनेस है, आप एक्यूज को अगर क्या कर रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं, तो इलीगल नहीं होगा। ठीक। 114 बी क्या कह रहा है? 114 का जो बी है वो क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि एक्कम्प्लिस तो सह अपराधी है, वह भी अपराध में शामिल है, ठीक है ना, तो आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कोर्ट में बहुत कम होगी। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्कम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। उसके क्रेडिबिलिटी तो बहुत कम है, क्रेडिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं उसकी, तो अनक्रेडिबिलिटी है उसका, अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर्स। तो आप उस पर तभी यकीन करें, ठीक है ना, आप उसकी बातों पे तभी यकीन करें जब किसी और एविडेंस के साथ उसको कोरोबरेट कर लें, किसी और एविडेंस के साथ, इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ उसको जब तक आप कोरोबरेट नहीं करते हैं, तब तक उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अनवर्दी है, विश्वास के योग्य नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये आपको फर्स्ट इंस्टेंट में लग रहा होगा
कि दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही है, मेल नहीं खा रही है, विरोधाभास है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यह कोर्ट को, ठीक है ना, डिस्क्रिशन देता है। सेक्शन 133 वह क्या कहता है कि जो एक्म्प्लिस है, ठीक है ना, वो उसकी जो टेस्टिमनी, उसकी जो क्या कहते हैं, वो जो विटनेस एज ए विटनेस कोर्ट में आया है तो वो कंपिटेंट है। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि वह जो एज ए विटनेस कोर्ट में आया है तो वह कंपिटेंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वो सक्षम गवाह हो सकता है और उसके गवाही पर सजा दिया जा सकता है। 114 लेजिस्लेशन बी क्या कह रहा है, वह भी आप इसको जब अलग तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो वह क्या कहेगा, वह यही कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं कि वह भी अपराधी है और उस पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रिजम्पशन माना गया है। कोर्ट को कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इसको किसी और इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ मैच कर लीजिए। क्लियर? ये दोनों चीजें कहने के लिए कह रहा है कि दोनों चीजें हो सकती है और आपको दोनों चीजों के पास, यानी कि डबल टेस्टिंग की बात कर रहा है यह, ठीक है ना। यह कह रहा है कि आप डबल टेस्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारे पास एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, ठीक है ना, दिल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस V.C. शंकर, 1980 का केस है। दिल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस V.C. शंकर, 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट इसमें, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस ऑफ एक्म्प्लिस must satisfy double test, ठीक है ना। द एविडेंस must be reliable and if the test is satisfied it must be sufficiently corroborated। दोनों डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के पास कि आप उस पर यकीन कर सेटिस्फाई होकर आप क्या कर सकते हैं, एक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं, यह भी डिस्क्रिप्शन है आपका। और साथ में 114 लेजिस्लेशन बी कह रहा है आपको कि आप उसको किसी और इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ भी इसको आप कोरोबरेट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वह बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है तो आप दूसरे एविडेंस के साथ भी आप जा सकते हैं, दूसरे एविडेंस को भी आप कोरोबरेट कर सकते हैं। क्लियर? नहीं 133 दूसरे एविडेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है। 133 ये कह रहा है, सुनिए मेरी बात को, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। 133 सिर्फ ये कह रहा है कि आप एक्म्प्लिस की गवाही पर अगर एक्यूज को कन्विक्ट कर रहे हैं तो यह इलीगल नहीं है, बस इतनी सी बात तो कह रहा है। और हाँ यही बात तो कह रहे हैं कि दोनों डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के पास, इतनी सी बात तो समझा रहे हैं। कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है इन दोनों में, सिंपल सा चीज कह रहा है, समझिए बात को, कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं है इसमें। 133 जो है वह भी कोर्ट को हैंड दे रहा है, क्या दे रहा है कि आप अगर इस चीज पर 133 पर अगर आप कन्विक्ट कर रहे हैं तो वह भी इलीगल नहीं है। लेकिन डबल टेस्ट की बात इसलिए की जा रही है कि अगर आपके पास कोई और एविडेंस है, इंडिपेंडेंट एविडेंस है, तो आप कोरोबरेट कर सकते हैं, कोरोबरेट कर लीजिए। इसीलिए कोरोबरेट कर लीजिए, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, आप इसीलिए कोरोबरेट कर लीजिए क्योंकि वो खुद एक अपराधी है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या, बात समझ रहे हैं। एक अब देखिए, जैसे कि बिल्कुल, ये कोरोबरेशन इज ए रूल ऑफ कॉशन बोलते हैं इसको, कोरोबरेशन को, यह रूल ऑफ कॉशन है। कॉशन मतलब समझते हैं ना, सावधानी। कोरोबरेशन इज ए रूल ऑफ कॉशन, क्यों?
क्यों कोलैबोरेशन जरूरी है? तो उसको 2-3 चीजें हैं, हम उसको बताते हैं आपको। क्यों कोलैबोरेशन जरूरी है? तो कहता है ही हैज बीन क्रिमिनल हिमसेल्फ, वह खुद एक अपराधी है। हिज टेस्टिमनी शुड नॉट कैरी द सेम रिस्पेक्ट एज दैट ऑफ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। एक भद्र आदमी, एक शरीफ आदमी, एक ऐसा आदमी जो लॉ की बहुत इज्जत करता है और एक वेल सिटीजन है, उसकी तरह तो उसकी ट्रस्टवर्दी नहीं होगी ना एक अपराधी की। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो है नहीं, वो तो एक अपराधी है। तो जब वह एक अपराधी है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, अनवर्दी होगी। इसीलिए कहता है कोरोबरेट कर लीजिए। ठीक है। He is an immoral person likely to disregarded the, ठीक है, sanctity of oath and commit prejudice in occasion। भाई सिंपल सा चीज कह रहा है यहां ये भी कि आप तो वह तो क्या है, वह एक खुद बहुत बड़ा अपराधी है या एक अपराधी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है कि एक भद्र आदमी, एक शरीफ आदमी, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो होगा उससे कम होगी। एक कोई सब आदमी कुछ कह रहा है और एक सह अपराधी कुछ कह रहा है, तो दोनों में तो फर्क होगा ना, हाँ या ना? इसीलिए कहता है कोरोबरेट कर लीजिए। और ये नहीं कह रहा है कि हम उस ग्राउंड पे हम इसको इलीगल मान रहे हैं। अगर आप 133 में जा रहे हैं तो भी लीगल है, आप इस पर जा सकते हैं, लेकिन कोरोबरेशन को रूल ऑफ कॉशन कहता है, सावधानी बरतने की बात कर रहा है। 114 का जो इलस्ट्रेशन बी है वो सिर्फ सावधानी बरतने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम लोग कोरोबरेशन को बोलते ही हैं रूल ऑफ कॉशन। क्यों? इसीलिए क्योंकि वह खुद एक सहअपराधी, एक्कम्प्लिस है। क्लियर? क्लियर? हाँ, तो हाँ, अब आ जाइए, हमारे पास एक केस है, डगडू का केस है, लिख लीजिए, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1977 का केस है, 1977 का केस है, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब क्या, हाँ 1977, 1977। अब देखिए कितना इसी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि आपका 133 जो अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे और 114, इसमें किसी भी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है ना? इसमें किसी भी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। 114 का इलस्ट्रेशन बी जो है वो प्रिजम्पशन है, रूल ऑफ प्रिजम्पशन। ठीक है, वह रूल ऑफ प्रिजम्पशन। आप कोर्ट या प्रिज्यूम तो कर सकता है ना कि ये आदमी तो खुद अपराधी है, इसकी बात पर क्या भरोसा करें? हाँ, तो जब कोर्ट यह प्रिज्यूम कर रहा है कि यह तो खुद अपराधी है, तो उस केस में क्या करेगा? कोरोबरेट करेगा। इतनी सी बात समझा रहा है। और ये केस में सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है इन दोनों चीजों में। ठीक है ना? यानी कि दोनों उसके पास है। देयर डिस्क्रिप्शन लाइज विद द कोर्ट वेयर द रिलाई ऑन अनकोरोबोरेटेड टेस्टामनी और टू कॉल फॉर अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। यानी कि अगर 133 में जा रहा है तब भी ठीक है, या 114 बी में आ रहे हैं अगर आप, तो आप कह सकते हैं कि आपको दूसरा एविडेंस भी लाइए। समझे राहुल, आनंद, अर्पणा, काशी? ओके मौसमी? हाँ, सिंपल सा चीज है। एक और हमारे पास केस है, केस का नाम लिख लीजिए, बड़ा अच्छा केस है इसमें, आर वर्सेस भास्कर विले, आर वर्सेस भास्कर विले। हम लोग जनरल प्रैक्टिस में क्या देखते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है। जनरल प्रैक्टिस में हम लोग बहुत सारे एविडेंस को चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक एविडेंस आया उस पर जो कर दिए। ठीक है, ओके। जनरल मामले में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे एविडेंसेस को चेक कर लेते हैं, बियॉन्ड डाउट होता है। हमेशा
कोर्ट का जब भी जजमेंट आता है, जब बियॉन्ड डाउट, जब कोर्ट को कोई शंका नहीं रहता है, कोई मतलब कि ये नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी परसेंटेज है कि अपराधी नहीं है, जब तक कोर्ट को यह पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि यह अपराधी है, कोर्ट सजा नहीं सुनाती है। जनरल प्रैक्टिस में हम लोग यही देखते हैं। अब देखिए आर वर्सेस बास्करविले में यह केस है आपका 1916 का। ठीक है, अब सुनिए, कोर्ट ऑब्जर्व दैट नो डाउट दैट अनकोरोबोरेटेड एविडेंस ऑफ एन accomplice इज एडमिसिबल इन लॉ। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो अनकोरोबोरेटेड एविडेंस है accomplice का, वह लॉ के हिसाब से क्या है, एडमिसिबल है, क्योंकि कंपिटेंट विटनेस कह रहा है। वेरी गुड, बट इट हैज बीन ए रूल ऑफ प्रैक्टिस एट कॉमन लॉ टू वार्न द जूरी। 114 बी वह क्या कह रहा है, तो कह रहा है वार्न द जूरी, वो जजेस को वार्न कर रहा है इस बात के लिए ऑफ द डेंजर ऑफ कन्विक्टिंग ए पर्सन ऑन अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ accomplice। बात समझे, 114 बी कह रहा है, एक सिंपल सा चीज ऊपर कह रहा है कि ठीक है, कंपिटेंट विटनेस है, एडमिसिबल है लॉ के हिसाब से। ठीक, 114 बी कह रहा है कि यह जूरी को, जजेस को वार्न कर रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा ना हो कि accomplice के चक्कर में अपराध, मतलब कि न्याय की हत्या हो जाए। ठीक है ना, ऐसा ना हो accomplice के चक्कर में जो है न्याय की हत्या हो जाए। इसलिए अच्छा लाइन लिखा है, वार्न द जूरी ऑफ द डेंजर ऑफ कन्विक्टिंग ए पर्सन ऑन अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ accomplice। ठीक है ना, इफ आफ्टर प्रॉपर कॉशन द पर्सन इज कन्विक्टेड on uncorroborated testimony of accomplice, then the court will no quash the conviction merely on the basis that testimony of the accomplice was uncorroborated। अगर आप 114 बी में गए बगैर भी, ठीक है ना, 133 को अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आप इलीगल नहीं हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। लेकिन न्याय के लिए यह जरूरी है कि 114 बी भी आप देख लें। समझे? ओके, यही आपका जो है accomplice है। आपका मेंस में एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जो अभी तभी समझा रहे हैं आप लोगों को। एक मेंस का क्वेश्चन पूछता है, एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated with material particulars, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन दिस प्रिजम्पशन बी डिस्पेंस्ड विथ। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है जुडिशरी में कि accomplice जो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है, अनलेस ही इज corroborated with material particulars, जो 114 बी की हम बात कर रहे थे, तो दोनों को साथ साथ लिखना होता है। ओके, इलस्ट्रेशन बी। फैजल आप हमेशा लेट से जुड़ते हैं, सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी पढ़ रहे हैं तभी से। ओके,